लोगों का पता है कि आपका एग्ज़ाम है 9 तारीख को। तो मैंने कोशिश ये की है कि जो भी आपका पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एनवायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, तो मैंने ये जो आप वीडियो बनाई है, इसमें मैंने ये टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है और बहुत ही कंसाइज़ वे में 1 घंटा कुछ के अंदर में मैंने ये करने की कोशिश की है। तो इसमें जो बस लास्ट वाला 15 पॉइंट है ना, उसको मैंने नीचे आपका मैंने अपना जो ये इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन था ना, उसमें मैंने इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ाया था। तो आप 15 पॉइंट वहाँ से देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। बाकी मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा भी इसकी नॉलेज नहीं होगी ना, पर आप सारे पॉइंट से फ़ैमिलियर हो जाओगे एक बारी में, कि इसका मतलब क्या है, एफ़ॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। आपको ये होगा कि थोड़ा-थोड़ा आपको पता भी चल जाएगा ना कि ये वाला टॉपिक है, इसका मतलब क्या है, तो फिर भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर जाओगे। आपको ये है कि आप अनफ़ैमिलियर नहीं रहोगे चीज़ों से, कि आपको पता ही नहीं है। तो मैंने ये लेक्चर बहुत मतलब ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है, तो आप मेरे को बता देना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है? इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट्स में देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम कुछ भी नहीं है। इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर होता है जिसमें जिसकी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, वो इकोसिस्टम होती है। ये क्या-क्या कंसिस्ट करता है? तो ये कंसिस्ट करता है कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग जो होते हैं और उसके साथ-साथ जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना? दोनों क्या कर रहे होते हैं? इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और एक्सचेंज कर रहे होते हैं मटेरियल अपने बीच में। जैसे कि आप देखिए कि जैसे प्लांट है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिश है, वाटर है, सॉइल है, पीपल है। तो ये एनवायरनमेंट में कैसे फंक्शन कर रहे हैं? हम दूसरे हर एक इंसान, हर एक जो लिविंग बीइंग है, कुछ ना कुछ डिपेंडेंट है बायोटिक चीज़ों पे। जैसे प्लांट्स पे हम डिपेंडेंट है खाने के लिए, ठीक है? एबायोटिक पे हमको सन चाहिए, सन की रेज़ चाहिए, विंड चाहिए। अपना जो एक जो हमें अपना जीवन यापन करना है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो इकोसिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल है बायोस्फीयर का, जिसमें क्या होता है, जो लिविंग बीइंग्स हैं वो और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट में लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों आ जाते, लिविंग बीइंग तो कंपोनेंट में आ गए, उसके बाद आ गया फिजिकल एनवायरनमेंट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। दोनों अगर बीच में इंटरेक्ट करेंगे तो उसको ये इकोसिस्टम बोला जाएगा, ठीक है? अगर मैं आपको इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करूँ, तो मैंने अभी बताया आपको लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग को बोलेंगे हम एबायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या-क्या आ जाएँगे? इनऑर्गेनिक और लिविंग नॉन लिविंग्स। तो एबायोटिक थोड़ा बड़ा फॉर्म एरा है, जिसमें इनऑर्गेनिक और लिविंग बीइंग्स दोनों आ जाएँगे, ठीक है ना? तो इसमें कंसिस्ट क्या-क्या करेगा? सॉइल, वाटर, एयर, जो क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं एक-दूसरे से। जैसे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। और जो एनर्जी प्लांट को कहाँ से, प्लांट एनर्जी कहाँ से लेगा? सन से लेगा। एनिमल कहाँ से एनर्जी लेंगे? तो प्लांट से लेंगे। तो दोनों क्या हो गए? इंटरडिपेंडेंस है एक एक दूसरे पे अपनी चीज़ों पे। जैसे रेनफॉल हो गया। रेनफॉल क्या करेगा कि रेनफॉल से जो पानी आएगा, उससे क्या होगा? टेम्परेचर मेंटेन करने में हमको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना? और बहुत सारे जो हैबिट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए जो वाटर की जो उनकी ज़रूरत है, उनको पूरा करता है रेनफॉल, ठीक? इसके बाद एक बार टेम्परेचर आ जाएगा, तो टेम्परेचर आज समझ ही रहे हो, टेम्परेचर का कम ज़्यादा होने से किसी भी ऑर्गेनिज्म में की सर्वाइवल पे कितना फ़र्क पड़ जाता है। अब मान लो कि जैसे याक है, याक को ठंडी जगह पे रहना, कि उसकी बॉडी एक्लेमेटाइज़ है उस चीज़ के लिए। तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो याक को रहने में परेशानी हो जाएगी। कैमल को अगर डेज़र्ट में रहना पसंद है तो वो ठंडी जगह पे जाके वहाँ पे परेशानी हो जाएगी। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इन चीज़ों को, ठीक है? उसके बाद अगर हम एटमॉस्फेयर देखें, तो एटमॉस्फेयर क्या है कि एक कंडीशन बनाता है किसके लिए? जो रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। कि जो आपको जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इतनी ऑक्सीजन चाहिए, इतनी बार इतना पानी चाहिए, इतनी हवा चाहिए, तो ये क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर है वो सब में इतना-इतना होगा, जिससे हमें जीने के लिए बहुत आसानी हो जाए, मतलब पर्याप्त हो, ठीक है ना? सबस्ट्रेटम में भी चीज़ें होती हैं जिसमें माइक्रोब्स, फंजाई, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, है ना? वो किसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं? सॉइल न्यूट्रिशन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सॉइल न्यूट्रिशन हमको क्यों चाहिए? क्योंकि भाई हमको एग्रीकल्चर करना होता है। एग्रीकल्चर में हमको क्या चाहिए कि अगर सॉइल अगर अच्छी नॉन इरोज़नल होगी, अच्छी उसमें पैदावार होगी तो हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है ना? और भी चीज़ें हैं जैसे लैटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड। लैटीट्यूड तो आप समझ ही रहोगे कि आप जैसे ये अर्थ है,
तो ये कौन से आप लैटिट्यूड पे रहते हो, यहाँ पे ऐसे करके, कि अगर आप ऊपर रहते हो, नीचे रहते हो, सदर्न सदर्न साइड में रहते हो, नॉर्दर्न साइड में रहते हो, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप पता चला कि आप उस लैटिट्यूड पर रह रहे हो जहाँ पर बहुत अच्छा बारिश होती है, तो आप अच्छे प्रोडक्टिविटी करोगे। नहीं तो आप पता चला उस लैटिट्यूड पर रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। ऑल्टीट्यूड आप समझ ही रहो कि जैसे आप पहाड़ों पे चले गए तो वहाँ पे कितना फ़र्क होता है, और जो अगर आप नीचे आ गए तो वहाँ पे कितना फ़र्क होता है। तो इससे क्या क्या होता है कि ये चेंज को, इट लीड्स टू चेंज इन क्लाइमेट सच एज पोलर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। आपका कैसे जो क्लाइमेट है, आप जहाँ पे रह रहे हो वो किस तरीके से बनेगा, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पे निर्भर करती है, ठीक है ना। और देखो जैसा आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ भी इन्फ्लुएंस होती है लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड से। अब आपको हायर लैटिट्यूड्स पे आप देख रहोगे कि आप एक डॉग देखते हो जो नॉर्दर्न प्लेन्स पे रह रहा है, तो वो कैसा रहेगा, आप नॉर्मल देखोगे। पर जो अगर आप देखोगे ठंडी जगह पे, जैसे आप लद्दाख वद्दाख की तरफ जाके देखोगे, तो वहाँ पे उनकी अच्छा फर बना होता है, तो वहाँ पे वो उस तरीके से ढल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ, इन चीज़ों पे निर्भर करती है। तो इसके बाद, अब एबायोटिक तो देख लिया हमने, उसके बाद हम देखेंगे बायोटिक। बायोटिक में हम क्या इंक्लूड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स की बात हो रही है। जहाँ पे कौन होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं। कुछ तो प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो उसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन लोग होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट हो गए, या सर्टेन बैक्टीरियाज हो गए, या एल्गीज हो गए। ये क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जो जहाँ से कहाँ से लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, अपना सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से लेते हैं। जैसे कि प्लांट कहाँ से अपना प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस वाटर, उससे क्या बनाएगा, वो फूड बना देगा, ठीक है। तो जितने भी ज़्यादातर आपको ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे ना, वो ज़्यादातर प्लांट ही होते हैं, कि जो अपना प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। फिर सेकंड में आएगा आपका कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, उनको बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब, वो कंज्यूमर्स का मतलब ये होता है कि जो इनकेपेबल होते हैं अपना खुद का खाना बनाने के लिए, क्यों, मतलब वो डिपेंडेंट होंगे या तो प्लांट पे या किसी और एनिमल पे अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद कंज्यूमर्स को भी हम सब डिवाइड कर देते हैं, किसमें, मैक्रो और माइक्रो में। तो मैक्रो में अगर मैं पहले मैक्रो की बात करूँ, तो मैक्रो होता है जो बड़े नज़रिए से देखे जाते हैं। तो हर्बीवोरस तो हो गया आपका, जो आपका काउ, रैबिट, फ्रीडम प्लांट। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, अच्छा सॉरी, हाँ, इसमें हम फूड चेन की बात करना चाह रहे हैं, इधर मैं सॉरी लिखना भूल गया था। तो फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन में आपको देखने के लिए मिलेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी अब दो तरीके के होते हैं, माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो में आप देखोगे कि हर्बीवोरस होते हैं, जिसमें हम प्लांट को काउंट कर लेंगे। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट खाते हैं, जैसे काउ, रैबिट, ठीक है ना। उसके बाद हर्बीवोरस के बाद कौन आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो फीड करेंगे किस पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, जैसे कि वुल्स हो गए। तो वो क्या फीड करेंगे, वो काओ या रैबिट पे फीड करेंगे। फिर आएंगे कार्निवोरस, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं, जैसे लॉयन खाएगा किसको, वुल्फ को, ठीक है। उसके बाद ओमनिवोरस आते हैं। ओमनिवोरस वो लोग होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों कंज्यूम कर लेते हैं। उसके इसमें एक चीज़ और होती है, जिसको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं इनको, जो कि कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जिनके दीज आर द बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ये प्लांट और एनिमल से नहीं लेते, ये जो डेड और डिकेइंग होते हैं ना, वहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं। वहाँ उनको डेड ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है ना, वहाँ से उनको डिकम्पोज करके, उनको ईट करके अपना खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि अर्थवॉर्म एंड सर्टेन सॉइल सच एज निमेटोड एंड अर्थोपोड्स एंड हेल्प इन डिकम्पोजिंग इन ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड डेट्रीवोर्स। तो आप देख ही रहोगे, जैसे कि अर्थवॉर्म्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग को खाते हैं तो कुछ एक्सक्रीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो एक्सक्रीटा होता है वो एज अ फर्टिलाइजर काम करता है। तो उससे क्या होता है कि सॉइल की अच्छी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है उसमें, ठीक। फूड चेन तो हमने देख लिया। तो अब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म्स है ना इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे कैसे, फीडिंग मैकेनिज्म से। तो आप हमेशा याद रखना कि फूड चेन हमेशा स्टार्ट हुई कहाँ से, प्रोड्यूसर से, और एंड कहाँ पे करेगी, कार्निवोर पे। टाइप्स ऑफ फूड चेन की अगर हम बात करें, तो पहले आपको देखनी है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में जैसे आप देख पा रहे हो कि ये फ्लावर है,
फ्लावर को कौन खाएगा? कैटरपिलर। कैटरपिलर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? आउल। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन है। डेट्रियस फूड चेन में अगर मैं बात करूं तो उसमें आप देख रहे हो कि डेड लीव्स है। डेड लीव्स को कौन खाएगा? वुड हाउस। वुड हाउस को कौन खाएगा? ब्लैक बर्ड। तो डेट्रीवोर्स जो फूड चेन होती है वो स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक। फूड वेब की अगर मैं बात करूं तो फूड वेब क्या है? फूड वेब एक वो होता है कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती है। जैसे फूड चेन तो एक सिंगल लाइन में चल रही है, फूड वेब क्या है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे लिखा है फूड वेब इलस्ट्रेट्स द पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। मतलब ये बोल रहा है कि फूड वेब हमको क्या दिखाता है या हमको क्या दर्शाता है कि जो पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ऐसा तो नहीं है कि पेड़ सिर्फ गाय ही खा रही है भाई, वो भी आपका डियर भी खा सकता है ना, कोई और भी खा सकता है। तो ये है कि अब पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दिखाते हैं कि इसको कि अब ऐसा नहीं है कि जो काऊ है जंगल में उसको खाली लायन ही खाएगा भाई, उसको चीता भी खा सकता है। तो ये अलग अलग पॉसिबल ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दिखाता है। ठीक है ना। तो ये दिखाता है कि एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स ऑफ फूड हैं, जिससे क्या होता है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रैट को पाइथन भी खा सकता है, ठीक है ना, रैट को ईगल भी खा सकता है ना। तो इसमें ये चीज़ दिखाई जाती है। ठीक। इसमें अब ये तो हमारा खत्म होता है। अब हम बात करेंगे ओजोन लेयर की और ओजोन डिप्लीशन की। तो ओजोन लेयर क्या होता है? तो ओजोन लेयर क्या है? ओजोन आप ये मत समझो कि कुछ गलत है। ओजोन एक नेचुरल गैस है जो कि एक एलोट्रोप है किसका? ऑक्सीजन का। इसमें 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के और इसका सिंबल O3 होता है। ठीक है। ये दो लेयर्स में एटमॉस्फेयर की पाया जाता है। तो 2 लेयर्स में अगर पाया जाता है तो अगर ये ट्रोपोस्फेयर में पाया जा रहा है तो ये बैड माना जाता है, और अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में माना जाता है तो ये गुड माना जाता है। बैड ये इसलिए माना जाता है कि ये स्मोक कंडीशंस बना देता है ट्रोपोस्फेयर में, पर स्ट्रेटोस्फेयर में गुड इसलिए माना जाता है कि ये क्या प्रोटेक्ट करता है? अर्थ 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 को प्रोटेक्ट करता है किससे? जो यूवी रेज है ना, किसकी? सन की जो यूवी रेज है उसको ब्लॉक करके वापिस रेडिएट कर देता है। ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि जो टू मच यूवी रेज अगर आपकी शरीर पर गिरने लगी तो उससे कैंसर का होने का भी खतरा होता है। ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में तो ठीक है, .1, पर जो ट्रोपोस्फेयर में जो आपकी ओजोन है वो बैड है। ठीक। अगर हम ओजोन डिप्लीशन की बात करें, ओजोन डिप्लीशन से हमारा क्या मतलब है? तो इक्विलिब्रियम बिटवीन द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। ये क्या हो गया? ये अपसेट हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिक रीजंस होते हैं ना, जो इंसान है, इंसानियों की वजह से वो इन्फ्लक्स जो हो गया ना, वो एक तरीके से बदलने लग गया है। जो ओजोन बनने का जो रेट है ना वो तो अब घट गया है, और जो डैमेज होने का जो रेट है, स्ट्रेटोस्फेयर में बात कर रहा हूँ, वो बढ़ गया है एक तरीके से। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिला है कहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन को कहीं कहीं पे तो कुछ पर्टिकुलर रीजंस में देखने के लिए मिला है। तो उसको क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीट होने की वजह क्या है? तो कुछ गैसेज हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। ये किससे बनती है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से। ये कहाँ यूज होती है? रेफ्रिजरेंट्स में, प्रोपेलेंट्स में। आपने देखा होगा ना, जो रेफ्रिजरेटर में या एसी में कंडेंसर होता है उसमें जो गैस होती है वो यही वाली होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्या होती है? ये ओजोन लेयर के लिए बहुत खराब होती है। तो ये आपको एरोजोल स्प्रेज, फायर एक्सटिंग्विशिंग, इन सब चीज़ों में मिलेगी। ठीक है ना। ये CFC क्यों यूज होती है? क्योंकि ये लॉट टॉक्सिक कम होती है और केमिकली स्टेबल होती है। ठीक है ना। और नॉन कोरोसिव होती है, तो और ये सस्ती भी पड़ती है। तो इसके जो ऑल्टरनेटिव्स है वो महंगे पड़ते हैं। तो इसके लिए ये आप ओजोन क्या बोलते हैं, ओजोन इससे काफ़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि ओजोन लेयर और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। इसके लिए ओजोन डिप्लीशन के लिए हमने क्या-क्या कदम उठाए, स्टेप्स उठाए, वो आगे जाके इस लेक्चर में हम देखेंगे, जब हम पूरे जो आपके फाइनल कॉप समिट्स या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज और प्रोटेक्शन के बारे में। तो क्लाइमेट क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो कि क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट कुछ नहीं है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म एवरेज है कि एक तो वेदर होता है, एक क्लाइमेट होता है। तो वेदर तो आप समझ रहे हो कि आज बारिश हुई, कल धूप हुई, परसों आप बोलने लगे कि भाई आंधी आ गई। पर क्लाइमेट क्या है कि आपका मतलब आप मान लो 50, 60, 100 साल के हिसाब से क्या उसका लॉन्ग टर्म एवरेज रहा है कि किस तरीके का मौसम रहता है, तो उसको हम क्लाइमेट बोल देंगे। तो और क्लाइमेट चेंज क्या है कि जो आपका नॉर्मल कई सालों से, कई सदियों से आपका नॉर्मल, जैसे इंडिया में क्या है कि सबको पता है कि मानसून, गर्मियाँ नॉर्थ में क्या होता है, गर्मियाँ आती है, मानसून आती है, ऑटम आता है थोड़ा बहुत, फिर सर्दी आती है, फिर से गर्मी आ जाती है। ये वाला हमारा क्लाइमेट है। अब मान लो कि गर्मियों की जो सर्दियों की लेंथ है वो घटनी शुरू हो जाए, मॉनसून बढ़ना शुरू हो जाए
और जो गर्मी आए वो उससे भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए, तो ये होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या बोलते हैं कि चेंज इन मीन्स अ चेंज इन अ क्लाइमेट विच इज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से जो भी इन्वायरमेंट के जो क्लाइमेट है, जो किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है, वो जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, जो अगर उससे चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं कि टेम्परेचर घट रहा बढ़ रहा है, या रेनफॉल ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, विंड पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, ह्यूमंस कैसे इसमें पार्ट लेते हैं। तो जैसे आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो, डिफोरेस्टेशन करते हो, ये सब इन सब से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज बढ़ना शुरू होता है। जैसे अब क्लाइमेट चेंज में हम क्या देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, एक एवरेज इंक्रीज है किस पे, जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो क्या हो गया, एवरेज टेम्परेचर होगा किसी भी एरिया का। मान लो कि आपकी नॉर्मल, अभी इंडिया में जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या था कि नॉर्मल पहले जब गर्मी होती थी तो 40-35 डिग्री टेम्परेचर जा रहा होता था, पर अब बढ़ के कितना हो गया, 45-46, जाके भी 48 तक भी जा रहा है टेम्परेचर किसी किसी जगह पर। तो ये क्या हो है कि आपका जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो जो अर्थ का, पूरे अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता था ऑन एन एवरेज, वो अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि अब हमारा जो अर्थ है हमारी गर्म होने लगी है। ठीक है, अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि, तो जो वार्मिंग किससे हुई है, जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं उनसे, जो उन्होंने जो एमिशन करा उससे जाके जो आपकी वार्मिंग हुई अर्थ, उसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि वार्मिंग तो अगर आप नेचुरल भी होती है और नॉन नेचुरल भी होती है। अगर वार्मिंग नेचुरल हो रही है तो वो ठीक है, उसको नेचर अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेगा। पर आप अगर खुद की वजह से, नेचर के से मान लो कि अगर आप आधा आधा परसेंट बढ़ रहा है, तो ह्यूमंस का इंटरफेरेंस है वो 2-2% बढ़ने लग गया, तो वो प्रॉब्लमेटिक है एक तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो उससे हमको देखने मिलता है राइज इन सी लेवल, ठीक, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, भाई बारिश कहीं कहीं पे अलग हो रही है, इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स, मतलब जैसे हीट वेव्स, फ्लडिंग, हरिकेन्स, इन सब का बढ़ना भी देखा जा रहा है। आप देख रहे थे कि पहले, अब हरिकेन्स कितना बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में कितने ज़्यादा आने लग गए, हीट वेव्स कितने आ गई, फ्लड अब कितने ज़्यादा बढ़ने लग गए, बिहार में कितनी ज़्यादा फ्लड आने लग गई है। ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप और आइस ग्लेशियर्स भी हमने देखे हैं। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, तो मैं आपको अगर थोड़ा सा ईजियर टर्म से बताना चाहूँ, तो ये क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे, ये सन है, ये यहाँ पे सन है और ये इसकी रेज है, तो ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, तो ये शॉर्ट वेव्स होती हैं। तो आप मान के चलो कि ये शॉर्ट वेव्स है ना, तो ये आराम से घर के अंदर जा सकती है। ठीक है, ये आप मानो कि इसको अर्थ मानो, ये सन मानो, तो ये हाई एनर्जी वेव्स हैं, शॉर्ट वेव्स हैं, तो ये घर के अंदर पेनिट्रेट कर गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ वेव्स तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ इन्होंने रिफ्लेक्ट बैक कर ली। तो रिफ्लेक्ट बैक जो वो वेव्स करते हैं ना, वो इतनी पावरफुल नहीं होती, वो लॉन्ग वेव्स हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अबाउट 30% ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड, है ना। पर अर्थ क्या करता है, री एमिट भी करता है, पर वो क्या करता है, लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में करता है। लॉन्ग वेव का फॉर्मेट जो है कि वो क्या करेगा, जो लॉन्ग फॉर्म की वो होंगी ना, वो इस घर को पार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके लिए शॉर्ट वेव होना जरूरी है, पर ये लॉन्ग वेव है, तो ये यहीं पे ट्रैप हो जाएंगी, यहीं पे ट्रैप हो जाएंगी, तो यहाँ का टेम्परेचर फिर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो टेम्परेचर ठीक रहता, पर यहाँ से अब ये अंदर ही ट्रैप रहेगी, तो अब ये गर्मी बढ़ाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे ये लिखा है कि इससे अर्थ, शॉर्ट वेव्स आती है, लॉन्ग वेव्स पेनिट्रेट, शॉर्ट वेव्स पेनिट्रेट कर जाती है, लॉन्ग वेव्स पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो वो अंदर रह जाती है। इससे क्या होता है कि अर्थ का जो वो है वो वार्म होने लगता है। तो इससे क्या आएगी, आप देख रहे हो कि तो अर्थ री एमिट्स लॉन्ग वेवलेंथ, जैसे मैंने बताया, एंड कैन नॉट पेनिट्रेट द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो हीट इंक्रीज हो जाती है, तो टेम्परेचर अर्थ का वार्म हो जाता है। यही मैंने बताया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसे आराम से समझ लेना। ठीक है ना, तो इसमें ह्यूमन का रोल अगर हम देखा जाए, तो ह्यूमन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जनरेट करता है, कैसे, फॉसिल फ्यूल बर्न करके, डिफोरेस्टेशन करके। इससे क्या होता है कि एम्पलीफाई हो जाता है ग्रीन हाउस एमिशन जो होता है, और ज़्यादा बढ़ने लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा अर्थ क्या करने लगी है, और ज़्यादा ज़्यादा हीट टैप करने लगी है। उससे क्या होगा कि भाई ज़्यादा तो बेच नहीं पाएगा, तो और गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर मैं बात करूं, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोनेटेड गैसेस जिसमें आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन,
परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड और ब्लैक कार्बन। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगर आपसे पूछे कि इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, तो आपको ये इनमें से ऑप्शन में से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन की। ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है कि ओशियन में भी ना CO2 के रिजर्व्स देखे जाते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि जितना भी जो ह्यूमंस वन CO2 प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसका जो कैप्चर 1/3 जो उसको कैप्चर करता है वो ओशन ही करता है। तो ओशन एसिडिफिकेशन का हम जब बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि ओशन के जो पीएच लेवल है ना, उसमें चेंज हम देखने को मिलता है हमें। मतलब इंक्रीजिंग चेंज इन हाइड्रोजन आयंस। तो जो उसके हाइड्रोजन आयंस है ना, उसमें आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। जो कार्बन कंपाउंड है ना, वो जो ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि आप भाई जो आपका ओशन है उसमें आप बहुत ज़्यादा CO2 डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, कार्बन कंपाउंड बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन के आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने जैसे आपको समझाया यहाँ पे, कार्बन का अपटेक ज़्यादा हुआ तो हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो गए, पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन क्या होगा, कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ओशन लेस एल्कलाइन हो जाएगा और एसिडिक की तरफ जाना शुरू कर देगा, और पीएच का ओशन का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, करंट पीएच जो है ओशन का वो 8.0 है, जो कि एक बेसिक लेवल की कैटेगरी में आता है। पर जैसे जैसे अब हम CO2 डाल रहे हैं, तो थोड़ा एसिडिक वाली जो टेरिटरी है उसमें जाने लग गया। तो एसिड ओशन एसिडिफिकेशन इन्फ्लुएंस किससे होता है, अगर आपको देखा जाए कि ओशियन में एसिडिफिकेशन किससे होता है, तो एसिड रेन से होता है। एसिड रेन कौन सी रेन होती है, जिसका पीएच 1 से लेकर 6 के बीच में होता है। यूट्रोफिकेशन में की बात करूं कि अगर एक्सेसिव न्यूट्रिशन इनपुट होगा, कि नाइट्रोजन अगर हम डाल रहे हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर हमने यूज किया, फर्टिलाइजर बह के चला गया कहाँ से, अपने ड्रेन से आपका इसमें ओशन में, तो क्या हो गया, वहां पे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, और वहां पे आप देखोगे कि वहाँ पे उसका वो ज़्यादा बढ़ने लग गया, क्या कहते हैं, कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगी। तो चेन ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, आप थोड़ा ये देख लीजिए कि आप इंसान क्या करेगा, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल करेगा ह्यूमन एक्टिविटीज से। इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होंगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम होगी, सी लेवल राइज करेगा, और जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं, जैसे छोटे छोटे समुद्री द्वीप हैं, वो सबमर्ज होने की काफ़ी काफ़ी चांसेस है। तो इससे क्या देखने के लिए मिलेगा, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कम से कम, बोलते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ही करते रहें। हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, तो रिड्यूसिंग CO2 एमिशन पॉलिसीज, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब से हम इसको क्या कर सकते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन को कम कर सकते हैं। ओशन डिप्लीशन हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है, तो हम आप वहाँ से देख लेना, इसमें आता है। अगर हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात करें, तो एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, तो क्रॉप यील्ड को फ़र्क पड़ता है। मान लो कि बारिश ज़्यादा होनी थी, कम हो गई, क्रॉप में दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप देख रहे हो कि बारिश गलत वक्त पे हो गई तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। अब बारिश आप मान लो कि अभी जैसे हमारा मानसून वाला वेदर है, उसमें हम क्रॉप्स अलग तरीके से उगाते हैं, पता चले कि मानसून का आने का जाने का टाइम बिगड़ गया, तो क्रॉप्स भी हमको नई तरीके की उगानी पड़ेगी, ठीक है ना। जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या होगा, क्रॉप पर यील्ड की फसल भी होगी। पता चला कि किसी भी पेड़ हमारी जो एग्रीकल्चर है, कुछ भी हम उगा रहे हैं उसमें पर्टिकुलर हीट चाहिए, पर हीट वेव तो ज़्यादा होने लग गई, तो भाई वो क्रॉप सही से नहीं हो पाएगा, तो उससे भी हो जाएगी, है ना। सॉइल इरोजन देखने के लिए मिलेगा, फ्लडिंग देखने के लिए मिलेगी। वाटर में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, वाटर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। अब ये मान के चलो कि आप एक फसल है आपकी, उसको आप पानी आप पहले तो बारिश से दे रहे थे, पर बारिश तो हुई नहीं, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप ग्राउंड वाटर यूज़ करोगे। ग्राउंड वाटर यूज़ करोगे तो क्या होगा, वाटर लेवल उस एरिया में आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप राइस उगा रहे हो तो उसमें एक बहुत ज़्यादा लेवल का पानी चाहिए होता है। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इन चीज़ों में, कि भाई आप ग्राउंड वाटर डिप्लीट करने लग जाएगा, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही, चावल उगाना है, तो आप ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स यूज़ करोगे, तो वो भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में दिक्कत करेगा, है ना। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स होती हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब कि इवेपोरेशन होगा, बादल वहाँ से पानी लेगा, फिर जाके बारिश करेगा, फिर वो पानी वापस आके समुद्र में मिल जाएगा, तो इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। इससे क्या होगा, ये भी बढ़ने लग जाएगा, बारिश ज़्यादा भी होने लगती है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। पता चला जैसे आप देख रहे हो बादल फटने की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी हमारे पास अभी, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। सी लेवल राइज देखने के लिए मिल सकता है। हेल्थ में आप देख रहे हो कि भाई वो चेंज हुआ, तो पॉल्यूशन जैसे दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है,
क्लाइमेट वार्मर, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई पहले तो 30, 34, 40 तक होता था नॉर्थ इंडिया में आपका टेम्परेचर, अब इसमें बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है ना। और जो ऐसा भी देखा जाता है कि ट्रॉपिकल एरियाज में डिसीजेज भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं कि नई नई डिजीजेज बहुत ज़्यादा कहाँ होते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज की वाली जो जगह होती है वहाँ पे होते हैं, तो ये भी देखने के लिए। तो इसको मिटिगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला ये है जिसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि कार्बन को इकट्ठा करो और एक जगह जाके स्टोर कर लो। स्टोर कहाँ कहाँ पे कर सकते हो आप, ओशन में, या जियोलॉजिकल ऐसी जगह होती है कि बहुत पुरानी पुरानी केव्स होती हैं, आप वहाँ पे जाके उनके पोर्स में जाके वहाँ पे CO2 भर दो, वहाँ से वो ट्रैप हो जाएगी। या तो जैसे टेरेस्ट्रियल में अगर आप बहुत ज़्यादा पौधे उगाओ सॉइल में, ये सब भी तो CO2 को एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो आप सॉइल ट्रीज का फोरेस्टेशन करो, एफोरेस्टेशन करो, रिफोरेस्टेशन करो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन क्रेडिट इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी में चलाया था। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि जैसे आपने कुछ नॉन रिन्यूएबल प्लांट लगाया तो आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और अगर मैं कोई मैं जो पेट्रोल से गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे मेरे पास कोई टैक्स लगेगा मेरे ऊपर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको पैसे देके, जिसने भी पेड़ लगाए हैं तो पेड़ वाले को कार्बन क्रेडिट मिल गया, तो मैं उसको अपने जो टैक्स है उसको बराबर करने के लिए क्या करूँगा कि उसने पेड़ लगाए हैं, उसके पास क्रेडिट है, तो मैं उससे वो क्रेडिट खरीद लूँगा कि भाई आप, तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा कि उसको पैसे मिल जाएँगे, वो और ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएगा। तो उसको वहाँ ये इस तरीके का कार्बन क्रेडिट को अगर आप समझना हो तो आप ऐसे समझो। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि ट्रेडिंग सर्टिफ़िकेट होता है कार्बन के लिए, जिससे क्या होता है कि एक जगह अगर कोई अच्छा काम कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए तो उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। कोई जैसे, और वहाँ पे कोई कोल वोल का यूज़ कर रहा है तो वो क्या करता है कि उससे वो क्रेडिट खरीद लेगा, फिर वो भी इक्वल हो जाएँगे दोनों और उसको पैसे मिल जाएँगे दूसरे बंदे को जो इसने पेड़ लगाए हैं, और वो उससे जाके और पेड़ लगा सकता है। कोई-कोई कंट्रीज़ हैं जो कार्बन टैक्स लगा रहा है, जैसे ईयू ने इंडिया पे कार्बन टैक्स लगाने की बात की थी कि इंडिया जो है कि बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल कोल पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने बोला था कि हम कार्बन टैक्स लगाएँगे इंडिया पे, कि वो कार्बन यूज़ करता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ कार्बन टैक्स का भी यूज़ कर रही हैं, ठीक? अब हम कार्बन बोल रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज़ेशंस की बात करें, तो सबसे पहले आता है UNFCCC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब लॉन्च हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना? इसको पहली मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और WMO और UNEP मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने क्या स्टैब्लिश किया था? IPCC 1988 में, ठीक। IPCC की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है और किसकी वजह से ये, किसने किसने मिलकर ये स्टैब्लिश किया, ये भी याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये। 1992 में UNFCCC ने दो और इंस्टीट्यूशंस लॉन्च किए, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ये अडॉप्ट किए थे। और इसके अलावा UN कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में। ये भी सब 1992 में ही हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1994 में UNFCCC फोर्स में आ गया था। सेक्रेटेरिएट इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और जिन जिन कंट्रीज ने इनको साइन किया था ना, उनको क्या क्या नाम दिया? उनको नाम दिया पार्टीज का। तो इसमें क्या हुआ कि अब एनुअल मीट होने लगी, जिसके बारे में इन्होंने बोला है वो क्या होगी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको हम कॉप समिट बोलते हैं। तो हम अब इंपॉर्टेंट कॉप समिट्स इसमें देखेंगे कि COP1 कहाँ हुई? COP1 हुई 1995 में जर्मनी में। COP3 कहाँ हुई? जिसमें अडॉप्ट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल, तो 1997 में क्योटो जापान में हुई थी। COP6 कहाँ हुई? COP6 हुई 2001 में बून पार्टीज इसमें। इस बून पार्टीज का क्या मतलब है कि इन्होंने पार्टीज ने एग्री किया था, एक रूल बुक बनाई थी जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल्स के सारे रूल लिखे थे और उस पर सबने एग्री कर लिया था। तो ये द हेग में हुई थी। COP7 कहाँ हुई थी? मार्केश अकॉर्ड्स इस पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे हुआ था, और ये मोरक्को में, मार्केश मोरक्को में हुई थी। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल इन फोर्स में आ गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बस अडॉप्ट किया था, 2005 में ये फोर्स में आ गए थे। तो ये कब हुआ था? COP11 में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि COP8 जो हुई थी वो न्यू इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में।
ठीक है। 2007 में कॉप 17 हुई और कॉप 13 हुई, जहाँ पे बात की गई बाली एक्शन प्लान की, और ये कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। 2008 में अडॉप्टेशन फंड लाए, किसके अंडर में, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में। ये कब हुआ था, कॉप 14 में, पोजान पोलैंड में। और इसको ये भी इसमें इससे क्या कौन वो है जिसके साथ आपको और चीज ध्यान रखनी है कि पोजान स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम भी कॉप 14 में ही हुआ था। और 2009 में कौन कॉप 15 हुआ था, जिसमें कोपेनहेगन अकॉर्ड की बात हुई थी। कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क में हुआ था ये, ठीक है। और 2013 का कॉप 19 पोलैंड में हुआ था, जिसमें इमिशन रिड्यूस करने की बात की गई थी और डिफोरेस्टेशन की एक रूल बुक बनाई गई थी। 2015 का कॉप 21 फ्रांस में हुआ था, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई थी। और कॉप 17 2017 में कॉप 23 हुआ था फीजी में, जिसमें स्मॉल कंट्री को सबसे पहली बार प्रेसिडेंट बनाया गया था किसी भी कॉप समिट का। रिसेंट कॉप समिट की बात करें तो कॉप 26 हुआ था ग्लासगो में, कॉप 27 हुआ था इजिप्ट में, कॉप 28 हुआ था दुबई में, कॉप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में, और कॉप 30 कहाँ पे होगा, बेलियम ब्राजील में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कॉप जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कन्वेंशन की, तो यूएनईपी आप देखिए। तो यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 2012 में। किसके लिए हुई थी, टू स्ट्रेंथन एंड अपग्रेड यूएन एनवायरनमेंट। ठीक। सेकंड चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड कब लाए गए, 2005 में। ये किसके लिए दिया जाता है, अगर आप इन्वायरमेंट की फील्ड में कुछ भी ट्रांसफॉर्मेटिव करो। ठीक है। तीसरा देखते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। ये कब स्टैब्लिश हुआ, रियो समिट जब हुई थी 1992 में, रियो डी जेनेरियो में, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है। ठीक है। अर्थ समिट में और क्या क्या रिजल्ट आया था, तो एजेंडा 21 था, जो किससे रिलेटेड था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। और रियो डिक्लेरेशन भी तभी हुआ था। किसके लिए हुआ था रियो डिक्लेरेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी वहाँ पे दिए गए थे। तो आपको याद रखना 1992 में 3 चीजें कही थी, एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, रियो डिक्लेरेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। कुछ एग्रीमेंट्स भी वहाँ पे किए गए थे, जिनका नाम था कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी की इसको बोला जाता है। तो ये एग्रीमेंट भी 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में ही लाए गए थे। अर्थ समिट बोल सकते हैं या तो रियो डी जेनेरियो की समिट बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ये किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये भी सेम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, पर इसमें जेनेटिक रिसोर्सेज की बात की जाती है और बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशंस की भी बात की जाती है। ठीक। इसके बाद एक रामसर कन्वेंशन हुई थी वेटलैंड्स पे। ये इसकी फुल फॉर्म ये है कि इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को बचाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने साथ में मिलकर ये ट्रीटी बनाई थी। इसको अडॉप्ट कहाँ किया गया था, ईरानियन सिटी 1971, इन्फोर्स हुआ था ये 1975 में। इसको ठीक से लिख देता हूँ, 1975 में ये इन्फोर्स हुआ था। और ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन से अफिलिएटेड नहीं है। वेटलैंड डे हम कब बनाते हैं, तो 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे बनाते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो ये भी वेटलैंड से रिलेटेड है। ये ब्रिस्बेन में आया था 1996 में। तो जो भी वेटलैंड्स मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं ना, तो उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। तो इसमें क्रिटिकल वेटलैंड्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साइट्स। साइट्स की फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। और ये किसने स्टैब्लिश किया, यूएनईपी ने स्टैब्लिश किया 1975 में। ये किस लिए क्या था, कि इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन वाइल्ड। तो ये किससे रिलेटेड है, कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है किसका, एनिमल्स का, और उसमें जो भी रेगुलेशन है ये बनाएंगे और उनकी जो सर्वाइवल है वाइल्ड में वो भी ना हैम्पर हो। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे, हम बात करेंगे ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक में किस चीज़ के बारे में बात होती है, तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ये, जिसको मिलकर बनाया WWF और IUCN ने 1976 में। ठीक। IUCN की बात करें तो IUCN को हमने फाउंड किया 1948 में फ्रांस में। इसका पहले फुल फॉर्म हुआ करती थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। बाद में ये चेंज होगी, अब इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1956 में। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। और
दिल्ली दिल्ली में इन्होंने फॉर्म किया था ग्लोबल टाइगर फोरम 1994 में, और ये टाइगर प्रिजर्वेशन के लिए हमने बनाया था। अगर हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये कहाँ पर हुई थी, स्वीडन में 22 मई 2001 में, और ये फोर्स में आई थी 17 मई 2004 में। ये किसके बारे में बात करती है, तो ये डील करती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में, पीओपी इनको बोला जाता है, इसके बारे में ये डील करती है। अगर हम और देखें तो बेजल कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ हुई थी, स्विट्जरलैंड में। ये 22 मार्च 1989 में हुई थी, और ये किस लिए बनाई गई थी कि ये कंट्रोल करे ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट का। मतलब मान लीजिए कोई भी हजार्डियस वेस्ट कंट्री ए से कंट्री बी में जा रहा है, तो उसको रेगुलेट कौन करेंगे, तो बेजल कन्वेंशंस करेंगे, जो कि 1989 में बने थे। रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो 1998 में कहाँ हुए थे, नीदरलैंड में हुए थे, और ये किससे रिलेटेड है, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट से। यूएनसीसी यूएनसीसी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, और ये लीगली बाइंडिंग है, और ये किस पे काम करता है कि डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए काम करता है। ठीक है। वियना कन्वेंशन की बात करें तो ये 1985 में अडॉप्ट हुआ था, फोर्स में आया था 1988 में, और ये किसके लिए था, ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्या था, जो भी सब्सटेंस है ना जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, तो उनके रिडक्शन उनको सब पार्टी ने इसमें क्या किया, सबने सहमति बनाई, और उन्होंने बोला कि हम साथ मिलकर ये वाला जितने भी प्रोड्यूस ओजोन जो लेयर को डिस्ट्रॉय करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब लगभग लगभग एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट। और किगाली एग्रीमेंट कहाँ हुआ था, रवांडा में हुआ था। इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ अमेंड करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स थे ना, वो इनको ऐड कर लिया था कि इनको भी हमको फेज आउट करना है। मिनीमाटा कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्शन किससे था, मर्करी से था, जो कि एंथ्रोपोजेनिक एमिशन से होता है। एंथ्रोपोनिक एमिशंस कौन से होते हैं, जहाँ पे भी आप एंथ्रोपोजेनिक देखो ना तो समझ लो वो ह्यूमन से रिलेटेड है। एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन जो भी मर्करी इमिशन एमिट कर रहे होंगे ना, उससे जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसके लिए बनाया मिनीमाटा कन्वेंशन। अब हम थोड़ी बात करेंगे सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन की। तो सॉइल क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉइल क्या है, सॉइल है थिन लेयर ऑफ, एक थिन लेयर है कहाँ पे, अर्थ के टॉप पे। इसमें अगर आप देखो तो सॉइल इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड प्लांट एनिमल, और ओपन स्पेस। और एक गुड सॉइल की क्या मापदंड है, तो उसमें 45% मिनरल होना चाहिए, 5% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, 25% वाटर और 25% एयर होनी चाहिए, तो एक वो गुड सॉइल बनाती है। सॉइल की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, जो उसका पेरेंट रॉक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स कौन है, और टोपोग्राफी उसकी कैसी है, मतलब लोकेशन उसकी कैसी है। ठीक है ना, कि अगर बारिश हो रही होगी तो एक तरह की सॉइल बनेगी, बहुत ज़्यादा धूप होगी तो एक तरह की सॉइल बनेगी। ठीक है ना, उसका पेरेंट रॉक नीचे बहुत हार्ड होगा तो कैसी अलग सॉइल बनेगी, नीचे का अलग अलग सॉइल होगा तो उसकी कैसे बनेगी, क्लाइमेट बहुत ठंडी जगह है तो अलग चीज़ पड़ेगी उसकी। अगर हम सॉइल की बात करें तो टॉप इसमें सॉइल की आप लेयर्स देखो, ओ ए ई बी सी आर। तो ये आपको याद रखनी है कि टॉप लेयर कौन सी होती है, टॉप लेयर ए नहीं होती, इसमें ओ होती है। ठीक है ना, और ओ लेयर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सरफेस ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जहाँ पे मैटर होता है। ए में क्या देखने के लिए मिलेगा, ये कंसिस्ट करती है मिनरल्स को। ई जो लेयर होती है ना, ये हेविली लीच्ड लेयर होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप मान के चलो जितने भी घुल मिल के जैसे पानी गिरा यहाँ पर, और जितना भी पानी यहाँ से रिस के जितने भी कंटेमिनेंट्स आए ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है। सी होराइजन क्या है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वेदर्ड है, जैसे आप देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेदरिंग हुई होती है। और जो आपकी लास्ट है, ये आपका अनवेदर्ड रॉक मिलेगा, जो पेरेंट रॉक होगा और जिसमें बिल्कुल भी वेदरिंग नहीं होगी। वेदरिंग आप समझ रहे हो ना, वेदरिंग वो होता है कि जैसे ये रॉक है तो यहाँ पे ये जो बहुत सारी जो अर्थ, वो अर्थ बोल रहा हूँ, विंड हो गया, सन हो गया, वाटर हो गया, वाटर बारिश हुई, यहाँ पे छेद बनने शुरू हो गए, छेद बनने शुरू हो गए, और बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश हुई, टूटना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया पानी की वजह से, हवा चली तो और टूटना शुरू हो गया। तो इसको, इस चीज़ को वेदरिंग बोलते हैं कि एयर, वाटर या फिर विंड से जो भी आपका टूटना फूटना जो होता है ना, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, तो ये था इसके सॉइल की होराइजन्स के बारे में। अगर हम डेजर्टिफिकेशन की बात करें
तो डेजर्टिफिकेशन क्या है कि जब एक कोई भी फर्टाइल लैंड अगर डेजर्ट में तब्दील हो जाता है या होने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। ये किस वजह से होता है कि जब विंड इरोजन इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, या वाटर वाटर टेबल डिक्रीज हो जाए, तो जब आपको डेजर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। डेजर्टिफिकेशन और किस वजह से हो सकता है? आपने डिफोरेस्टेशन कर दिया हो, ओवर ग्रेजिंग कर दिया हो, ओवर यूज ऑफ लैंड कर दिया हो, पुअर इरिगेशन कर दिया हो, तो भी आपको देखने के लिए मिलेगा ये डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? एफोरेस्टेशन से, प्रॉपर इरिगेशन से, ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड करके, ठीक है ना, ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उसको यूज करो। तो डिफोरेस्टेशन एक तरीके से वो है कि जैसे आपने ज़मीन खाली छोड़ दी, आपने आपने ज़मीन खाली छोड़ दी, वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही विंड चल रही है ना, या पेड़ हुआ करते थे, आपने पेड़ काट दिए, तो वहाँ पे आप ज़मीन खाली है, तो वहाँ पे सॉइल क्या होगी, वो बेकार होनी शुरू हो जाएगी। जब वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा होगा, बेकार होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं बचेगी, तो वहाँ क्या होगा कि सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा। और सॉइल इरोजन बढ़ते-बढ़ते वो क्या होता है, डेजर्ट जैसा, रेत जैसा बन जाता है कि जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। तो वो वहाँ पे तब्दील होने की ना हो जाए, तो इसके लिए हम कोई प्रिवेंशन करने पड़ते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो सॉइल मॉइस्चर क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर वो होता है कि वाटर कंटेंट कितना है सॉइल में। ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की तो सॉइल मॉइस्चर आप समझ गए कि वाटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा सॉइल में, उतना ज़्यादा उसका सॉइल मॉइस्चर होगा। तो वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम? तो मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इन द सॉइल टू इंश्योर कि कोई भी क्रॉप है उसके पास इनफ मॉइस्चर हो। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इवेपोरेशन कम करना है, जो सॉइल इरोजन है उसको कम करना है, रेन वाटर का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाना है, ठीक है ना, और सॉइल मॉइस्चर को रिस्टोर करना है। ये किस किस मेथड से आप कर सकते हो? तो मल्चिंग से कर सकते हो। मल्चिंग कैसे होता है कि कवर सॉइल को आप कवर कर दो लीव से, प्लास्टिक से, जिससे कि इवेपोरेशन ना हो, या कॉन्टोर फार्मिंग से कि प्लोइंग द सॉइल अलोंग द कॉन्टोर्स ऑफ लैंड। ये आप देख रहे हो ना, ये कॉन्टोर फार्मिंग का ही एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी ज़्यादा बह नहीं रहा और ख़राब भी नहीं हो रहा। ठीक, स्ट्रिप क्रॉपिंग की भी बात होती है इसमें, जिसमें बोलते हैं कि आप अटेंडिंग स्ट्रिप्स बना लो अलग अलग करके। स्ट्रिप्स मतलब आपने ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स बना ली जिससे क्या होगा कि वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कि यहाँ पे रुकता रुकता जाएगा, पहले ये भर जाएगा तो यहाँ पे भरा हुआ ही रहेगा पानी, फिर थोड़ा जो फालतू का आगे जाएगा। ठीक है, और आप उसके बाद आप क्या कर सकते हो? क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर का भी रिटेंशन होगा। चेक डैम्स बना सकते हो। चेक डैम्स क्या होते हैं कि स्मॉल बैरियर्स होते हैं अलग अलग ड्रेनेज के दूर दूर करके, कि उसमें डैम्स जो होते हैं आप मान लो कि छोटे होते हैं, जो पानी को रोकने के लिए बनाते हैं। एफोरेस्टेशन की अगर हम बात करें, एफोरेस्टेशन क्या है? एफोरेस्टेशन का मतलब है कि आप प्लांट कर रहे हो ट्रीज जहाँ पे पहले कभी प्लांट नहीं थे, ठीक है ना, कि अगर ये बैरन लैंड है, यहाँ पे आपने ट्री प्लांट कर दी, तो उसको बोलेंगे हम एफोरेस्टेशन। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? सॉइल इरोजन कम करता है, रेनफॉल बढ़ाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, कार्बन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बायोडाइवर्सिटी में, डेजर्टिफिकेशन को कम करने में। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री का मतलब होता है कि आप क्रॉप और ट्रीज को दोनों एक साथ एक ही लैंड पे उगा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर को और जो फॉरेस्ट्री है, ट्री प्लांटेशन को, उसको क्या करते हो, एक साथ करने लग जाते हो। इससे फायदा क्या होता है कि ट्रीज क्या देते हैं, क्रॉप्स को शेड प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन और इवेपोरेशन में फायदा करते हैं, मतलब कम करते हैं, ठीक है ना, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और एक्स्ट्रा इनकम भी देते हैं आपको जो, ठीक है ना, और सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट डिजास्टर्स की, तो फॉरेस्ट डिजास्टर में हम क्या क्या देखेंगे? तो फॉरेस्ट डिजास्टर्स को हम कैसे रिफर करते हैं कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो होता है फॉरेस्ट में, क्यों? या तो नेचुरल हो सकता है कि वाइल्ड फायर, स्ट्रॉम, या फिर एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स हो सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन हो गया, माइलिंग हो गई, या इलीगल लॉगिंग हो गई। ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं कि फॉरेस्ट फायर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इलीगल लॉगिंग और डिफोरेस्टेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है, पेस्ट और डिजीज अलग अलग डिजीज का अटैक देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिल रहा है, पुअर फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से फॉरेस्ट डिजास्टर्स हो रहे हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमंस का इंक्रोचमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, लॉ की अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन बहुत खराब है उसकी वजह से। तो इसके प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है? तो इसे अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरी सिस्टम बनाया है, जैसे इसरो का फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम है। ठीक है,
फायर ब्रेक्स, कंट्रोल बर्निंग, ये सब हमको करना है, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, है ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा पार्टिसिपेशन कम होगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट दिखाना है, जो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो अच्छे से करनी है, कि अच्छा से हमारा जो फॉरेस्ट का हो अच्छे से सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, कि ऐसा ना हो कि हम कुछ भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें अगर हम, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम रेफर करते हैं कि वो मटेरियल जो हमको कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। इसको हम दो सब डिवाइड करते हैं कि एक मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा, टिम्बर आ जाएगा। टिम्बर में क्या आ जाएगा, टीक, साल, रोजवुड, देवदार, शीशम, इनके पेड़ की जो आप कटाई करते हो ये मेजर में आएगा। या पल्पवुड बनाने के लिए जो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है ये आ जाता है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। माइनर में क्या होता है कि जो ट्राइबल छोटा मोटा अपना प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं खाने के लिए, ये थोड़ा बहुत अपना जीवन यापन करने के लिए, जैसे हनी, फ्रूट नट, मशरूम्स, आंवला, तुलसी, गम, रेजिन, ये आ जाएगा ना नॉन टिम्बर में। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 है इसको क्लासिफाई करता है, जो आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसको टिम्बर, चारकोल, सैंडलवुड, रेजिन और अदर प्लांट पार्ट यूज फॉर फूड एंड मेडिसिन में। इसमें अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर स्कीम, वंधन योजना, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000 और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब इनके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जो ये लाए गए, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से आप ये समझो कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज इंटरफेयर कर रही हैं कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ से, उसकी वजह से क्या हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है कि आप खुदाई कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो या एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स के। आप देख रहे होगे कि तेंदुआ गांव में घुस गया, तो कभी कभी ऐसा होता था कि गांव तेंदुए की टेरिटरी में घुस गया हो और वो परेशान हो गया हो तो उसने अटैक कर दिया हो, ऐसा भी हो जाता है। ठीक। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, तो अगर आप इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखो तो आप ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ह्यूमन को थ्रेट पहुंचा देते हैं, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल डैमेज होता है कि जैसे हम या तो इंसान और जानवर में से कौन बचेगा, भाई इंसान को ही बचाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड एनिमल्स भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनको उनको मारना होता है, ठीक है ना। कंजर्वेशन नेगेटिव इम्पैक्ट और देना पड़ता है इसमें एनिमल कंजर्वेशन में, ये भी क्योंकि फिर अलग से प्रॉब्लम हो जाती है कि आप आराम ठीक से ह्यूमन को कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप जो वाइल्ड लाइफ है उसको आराम से कंजर्व नहीं कर पाते। तो इनको इनको ये वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड ह्यूमन और आपका वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाए, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लाए, प्रोजेक्ट टाइगर लाए 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाए 1992 में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेके आए, ठीक। तो ये अब मैंने वहाँ से डिस्ट्री आईएएस से लिखा है, ये आप एक बार पढ़ लेना, इसको आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कैसे और ठीक करना है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको ठीक क्या कर सकते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या है, ये आप एक बार पढ़ लेना। हाँ, तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हम देखेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो कैसे हम फॉरेस्ट को मेंटेन कर सकते हैं और उसका सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। तो मेजर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स जो लिए गए, मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो रिस्ट्रिक्ट करता है यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी, जो बोलता है कि 33% ऑफ टोटल लैंड एरिया हमको फॉरेस्ट के अंडर में लाना है, ठीक है। फोकस किया जाता था इकोलॉजिकल बैलेंसेज में और पीपल्स पार्टिसिपेशन में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990 में, जो इन्वॉल्व करता है कि लोकल कम्युनिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ में लेके हम चलें फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड लेके आए हम, ठीक है, 2009 में। ग्रीन इंडियन मिशन लेके आए 2014 में, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम लेके आए, वन महोत्सव 1950 में लेके आए, शुरू से शुरू किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लेके आए, अलग अलग मूवमेंट हुए, चिपकू मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ,
अपिको मूवमेंट 1983 कर्नाटक में शुरू हुआ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अगर हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, नेशनल इनिशिएटिव देखे तो नेशनल पॉलिसी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 में लाए, जिससे हमने क्या बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने किसके अंडर बनाई, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में के अंडर ही बनाई, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क्स बनाए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही, जिसमें ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर सकती है। कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स किसके अंडर बनाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2003 के। एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था जिसको लॉन्च किया गया 1970s में, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व हमने इंट्रोड्यूस किया था किसने, यूनेस्को ने 1971 में, और ये किसके अंडर किया गया था, मैन और बायोस्फीयर रिजर्व्स 1970 में जो आया था उसके अंडर में किया गया था, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो ये किसने पुट फोर्थ किया था, ये वाला नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। पूरे टोटल 8 टोटल हॉटस्पॉट है, ठीक है। अदर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो हमने क्या लिया, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, जब पॉपुलेशन टाइगर की बहुत ज़्यादा घट रही थी, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, और इससे हमने क्या बनाया, टाइगर रिजर्व्स बनाए 1972 में, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि हमने काफ़ी हद तक जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है फिर अब इस बार और बढ़ा दिया, टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं 2025 में अगर देखा जाए तो। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही हमने क्या बनाया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई, और उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में आया, और सी टर्टल प्रोजेक्ट हमने लाए 1999 में। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें फॉरेस्ट का इंडियन इकोनॉमी में, तो ऐसा बोला जाता है कि कहीं 1.5 से लेके 2% तक इंडियन जीडीपी में हेल्प करता है, और ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि 25% ऑफ टोटल लैंड एरिया इंक्लूड करता है फॉरेस्ट में, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर जो हमने इनिशिएटिव लिया उससे हमारे टाइगर की जो काउंट्स हैं वो कितने हो गए, 3925 3925 हो गए हैं। और नेशनल बायो एनर्जी मिशन जिसमें बोला जाता है 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट दिया 2030 में। तो फॉरेस्ट भी ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारी जो कंट्रीब्यूशन है करता है, कि आप देख लोगे कि हमारे टूरिज्म में भी हेल्प करता है, हमारे जीडीपी में भी हेल्प करता है, हमको टिम्बर, वुड, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, ट्राइबल्स हैं, उनको बहुत मदद करता है, ठीक है। अगर अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट इकोलॉजी की, फॉरेस्ट इकोलॉजी क्या है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एक तरीके से बोला जाए तो एक स्टडी है, कैसी, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ में रह के उनकी वो देखी जाती है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉरेस्ट, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग में बायोटिक आ जाएंगे, तो बायोटिक में कौन आ जाएगा, प्रोड्यूसर्स, जो कौन है, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, शाल, टीक, बैम्बू। कंज्यूमर्स में कौन आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था सेम वैसी बात कर रहे हैं, एनिमल एंड इंसेक्ट, डियर, टाइगर, बर्ड। डीकम्पोजर्स में कौन आ जाएगा, फंजाई, बैक्टीरिया और अदर टर्माइट्स, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, अगर मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करूं तो इसमें देखा जा सकता है एक इमरजेंट लेयर्स होती है जहाँ पे टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं, कैनोपी देखी जाती है जो डेंस अपर लेयर होती है लीव्स की, होम्स ऑफ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। फिर देखा जाता है अंडर स्टोरी जहाँ पे स्मॉल ट्रीज और श्रब्स होते हैं जो कैनोपी के अंदर उगरे होते हैं, और फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है, लेयर ऑफ डीकम्पोजिंग लीव्स, फंजाइज और इंसेक्ट्स। फॉरेस्ट और इकोसिस्टम फॉरेस्ट का इकोसिस्टम इंक्लूड क्या करता है, तो इंक्लूड करता है इकोसिस्टम अ कॉम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक इन कम्युनिटी। तो अलग अलग जो बायोटिक कम्युनिटीज है ना, उसका जो कॉम्प्लेक्स असेंबलेज है, मतलब पूरी जो सबकी असेंबली है, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या आता है, किसके बेस पे होता है ये, जो सॉइल होती है वहाँ की, क्लाइमेट, लोकल टोपोग्राफी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और इसको हम 3 मेजर उसमें क्लासिफाई करते हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि बहुत ठंडे रीजन में होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आप ट्रीज आप देख ही रहोगे कि इनका कोनिकल शेप होती है, आप देख ही रहोगे अलग 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 यहाँ पे। ये है हमारा टेम्परेट, यहाँ पे क्या होता है कि पत्ते झड़ते हैं फिर पत्ते दोबारा आ जाते हैं, तो यहाँ पे ट्री शेडिंग होती है, लीव शेडिंग होती है। पर जो हमारा ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे क्या होता है कि शेडिंग तो होती है पर कभी पता ही नहीं चलता कि शेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि आपको देखोगे यहाँ पे इतने सारे अलग अलग पेड़ पौधे हैं, तो ये
365 डेज ही हमको ग्रीन दिखेगा। ठीक है, तो कोरोनी फॉरेस्ट अगर हम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड रीजन में, हाई रेनफॉल वाले रीजन में, लॉन्ग विंटर्स और शॉर्ट समर्स होते हैं यहाँ पे। अगर इसके एग्जाम्पल की देखा जाए तो स्पर्स, फिन, पाइन और ट्रीज एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं। और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो मॉडरेट क्लाइमेट में होते हैं और उनकी ब्रॉड लीव्स होती है पर डेसिडियस होती है, मतलब झड़ती हैं वो लीव्स, है ना। शेड लीव्स करते हैं फॉल में और ग्रो करती हैं स्प्रिंग वाले सीजन में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये इक्वेटर में पाए जाते हैं, ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। आप देख रहे हो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, आप देख रहे हो जैसे इनका नाम है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्स और रिच कम्युनिटीज़ मिलेगी आपको अर्थ की, क्योंकि आप देख रहे हो ना कितना घना घना जंगल है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी, जितने भी, जैसे यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ और ऑर्गेनिज्म, कुछ और ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी मिलती है। इंडिया के क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो, तो सबसे पहले आता है लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट। तो लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट आप कहाँ देख रहे हो, ये आपका सुंदरबंस में, अंडमान निकोबार में, और यहाँ पे जितने भी डेल्टा वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं, सॉफ्ट टिश्यू प्लांट मिलते हैं जो अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि ये वाला एरिया कौन सा है, माउंटेन फॉरेस्ट, जो मिनिमम रेनफॉल्स होती है यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज में। तो मिनिमम रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, कॉनिफेरस जो आप मैंने आपको ऊपर दिखाए थे वो वाले ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ट्रॉपिकल थॉर्न, यहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल बिल्कुल ही कम होती है, रेनफॉल बिल्कुल ही कम होती है। डेजर्ट लाइक एरिया होता है ये, डेजर्ट लाइक एरिया होता है। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपको कैक्टस, इस तरीके के प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे एमपी, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका में। इनकी कैनोपी एक्सीड 25 मीटर से ज़्यादा नहीं कर पाती, और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लीव्स की शेडिंग भी होती है, और फिर से दोबारा से आपको दोबारा से नई पत्तियाँ आती हुई भी दिखेंगी। ठीक है ना। और ये जो एरिया है उसके जो लास्ट में है, ये है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन का एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको वेस्टर्न घाट में देखने के लिए मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टॉल या और स्ट्रेट और एवरग्रीन ट्रीज। आपको श्रब्स देखने के लिए मिलेंगे, शॉर्ट ट्रीज। श्रब्स तो सबसे नीचे होंगे, शॉर्ट ट्रीज मिडल में होंगे और टॉल ट्रीज टॉप में होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि श्रब्स, फिर शॉर्ट ट्रीज, फिर टॉल ट्रीज, ये वाले टॉल ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें आपके जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो नेशनल पार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे सारे नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ से पूरा पूरा याद करके जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे नेशनल पार्क्स याद करने हैं। यहाँ पे मैंने पूरा ये आपको फोटो लगा के दे दिया है। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बर्ड सेंचुरीज। ठीक है, ये बर्ड सेंचुरीज आपको याद रखनी है, स्टेट और बर्ड सेंचुरी के नाम ये बिल्कुल रट के जाना है, सारी सारी बर्ड सेंचुरीज याद रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है जितने भी ये टाइगर रिजर्व्स हैं, मैंने बताया था 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, आपको ये पूरी टेबल याद करके जानी है, आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद जो टॉप इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एलिफेंट रिजर्व्स हैं। तो एलिफेंट रिजर्व्स आपको याद रखने हैं ये। ठीक। तो मैंने जितने भी आपके टॉपिक्स थे ना, सारे मेन मेन, मैंने आपको कोशिश की है कि आपको उनसे रूबरू करा दूं। और अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने के मिले ना, अब मैं ये नहीं बोलता कि सारे क्वेश्चन आपको इतने से पढ़ने में आ जाएंगे, नहीं, ये बस थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए है कि लास्ट मोमेंट पे आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसको ये आपको हेल्प करेगा कि इनको अ, जितना भी आपने पढ़ा है उसको ये ऐड ऑन करके बहुत अच्छा आपको ये टॉपिक मिल गया है, आपको ये नोट्स मिल गए हैं, आप इसको एक बार रिवाइज करना। इसमें आपको जितने भी मेन मेन पुराने पुराने जितने भी पॉलिसीज थी, या कुछ कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, गवर्नमेंट के जो एक्ट्स थे, वो सब आपको पता चले होंगे। बहुत मोटा मोटा मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि आपका एग्जाम अब सर पे आ गया है। तो आपको बस ये करना है कि इसको 2-3 बार रिवाइज करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, इससे आपको बहुत फर्क मिलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही तक था। आप मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि मुझे लग रहा था कि इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में बहुत सारा
अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना, तो जैसे जी किसी ने नहीं पढ़ा हो तो आप ये देख के चले जाओ, आपको फिर भी बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपको टर्म्स पता है कि फॉरेस्ट इकोलॉजी में क्या होता है, क्या नहीं होता, प्रॉब्लम्स क्या है, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? टाइगर को बचाने के लिए हमने क्या किया, तो आपको याद है प्रोजेक्ट टाइगर किया है, बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है? तो आप ये कोशिश करना कि आप इसको एक बार पढ़ के चले जाओ और जितने भी दोस्त हैं आप उनको शेयर कर देना, जिनका भी एग्ज़ाम है हमारा ये, उन सब के लिए। और मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। आप इसको देख लेना और आप अपने रिव्यूज़ नीचे लिख देना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे ये वाले, इनको आप बार-बार रिवाइज़ कर लेना। और जो लास्ट वाले ये है ना, ये तो आपको याद करने ही करने हैं, तो इसको ध्यान से याद कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है? तो यही था इसमें लेक्चर में। और आपको कैसा लगा ये लेक्चर? मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आप मेरे को बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय।